हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग वेल। अब पढ़ रहे होंगे अच्छे से भाई, रिवीजन करते रहा करो, जो भी पढ़ो उसको बार बार रिवीजन करो, बेटर रहेगा। अभी भी बोल रहा हूँ, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, सिलेबस इज़ टू मच लार्ज एज यू नो। तो हमारी एक न्यू टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, म्यूटेशन के बाद की ये टॉपिक है। आपके उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है पेडिग्री, क्वेश्चन आते भी हैं इससे। बोर्ड में हो सकता है 1 साल 2 साल ना आया हो बीच में, हालांकि लास्ट ईयर नहीं आया था, 2-3 साल पहले आया था, हो सकता है कमिंग ईयर में आ जाए। सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। पेडिग्री पहले देखो होता क्या है। एक्चुअल में बहुत सारे हमारे बॉडी में डिजीजेज हैं, या हमारे अंदर बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेज हैं। तो कई ऐसी जेनेटिक डिजीजेज हैं जिसका हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमारे ऑफ स्प्रिंग में ये होगा नहीं होगा। अगर हमारे, कई बार तो ये भी होता है हमारे में जीन होते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हमारी ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, जब उसको डिजीज होगा तो एस्टिमेट करेंगे अरे इसको तो बीमारी हो गई। तो उसके लिए हमारे रिसर्च वर्कर ने या रिसर्चर्स ने एक रिकॉर्ड बनाया या फैमिली ट्री बनाई, उसका नाम दिया पेडिग्री। अब इसके थ्रू हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये फादर हो गए, मदर हो गई। अब इन दोनों में से किसी में भी अगर जीन है किसी डिजीज का, तो हम जो भी हमारे ऑफ स्प्रिंग होंगे, चाहे डॉटर होगी चाहे सन होंगे, XYZ कुछ भी होगा, तो हम इनमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कितने % चांस है इनमें डिजीज होने के, सन में कितने % चांस है नहीं होने के, कितने % सन में डिजीज हो सकता है, कितने % डॉटर में डिजीज हो सकता है, हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। इसी के लिए फैमिली ट्री बनाई गई, या उसी का नाम दिया गया पेडिग्री। पेडिग्री को डिफाइन भी इसी तरह से करते हैं। मैं डिफिनीशन एक बार लिख दे रहा हूँ पेडिग्री का, कि पेडिग्री डिफाइन, एक्चुअल में ये बनाया गया था शुरू में पेट एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए बनाया, इसके वो पेट एनिमल्स के लिए, लेकिन देखा यह गया कि भाई ये तो अप्लीकेबल ह्यूमन में भी है। हालांकि एक फ़ायदा भी है इसके। फ़ायदा ये है कि जैसे ग्विनिया पिग्स हो गए, या क्या कहते हैं पी प्लांट हो गए, उस तरह ह्यूमन में हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। तो जब ओवर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं तो हम एक क्यों ना फैमिली ट्री बना लें, उसी के अकॉर्डिंग में हम प्रेडिक्शन निकाल लेंगे कि इसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। इसी का नाम दिया गया था पेडिग्री। तो ये बोलते भी है पेडिग्री को कि ए रिकॉर्ड ऑफ inheritance of certain genetic traits for 2 or more generations presented in the form of a diagram और फैमिली ट्री, इसको फैमिली ट्री भी बोलते हैं, फैमिली ट्री इज कॉल्ड पेडिग्री। अब ये क्या है, तो ये एक फैमिली ट्री है, या ये कह लो कि डायग्राम है, ये डायग्राम है या क्या है, फैमिली ट्री है, जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं कितने के लिए, तो 2 और मोर जनरेशन्स के लिए। क्या, तो सर्टेन इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स, जेनेटिक ट्रेट्स यानी हमारे में जीन है, हमारे कितने % ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, कितने % ऑफ स्प्रिंग में नहीं जाएगा, उसके लिए एक प्रिडिक्टेबल टेबल बनाई गई, जिसका नाम दिया गया पेडिग्री। पेडिग्री जहाँ से शुरू होती है, जिस इंडिविजुअल से शुरू होती है, उसको बोलते हैं प्रोबेंड। ये बोलते हैं कि पेडिग्री द इंडिविजुअल फ्रॉम विच पेडिग्री इनिशिएटेड इज कॉल्ड प्रोबेंड। उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेंड बोलते हैं, या प्रोपोजिटस बोलते हैं, प्रोपोजिटस। अब ये प्रोबेंड या प्रोपोजिटस अगर मेल है तो उसको बोलेंगे प्रोपोजिटी बोलेंगे। अगर फीमेल है ये प्रोबेंड, मतलब वो बीमारी फीमेल से शुरू हो रही है, तो उसको बोलेंगे प्रोपिस्टा।
अगर मेल से शुरू हो रही है तो उसको प्रोपोजिटिव बोलेंगे। तो ये है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पूछा जाता है कि वाई पेडिग्री एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, या इसकी शुरुआत क्यों हुई, पेडिग्री एनालिसिस क्यों बनाई गई। तो बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, देखा जाए रीज़न तो कई है, मेन रीज़न को डिस्कस कर देते हैं हम, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हमारे में कोई डिसऑर्डर है, हमें एक्सपेरिमेंटली उसको देखना है, तो हमें कम से कम 20 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरेशन गैप 20 ईयर या मोर होता है। 21 ईयर तो मैरिजेबल एज है, उसके 1 साल बाद ऑफ स्प्रिंग आएगा, 22 ईयर मान लो। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे में जनरेशन गैप्स 20 ईयर से ज़्यादा होता है। ये कह लो फर्स्ट क्या होगा, द जनरेशन गैप इज 22 ईयर्स और मोर। ये तो तब है जब 21 पे मैरिज हो जाए, नहीं तो मैरिज ही आजकल 25-30 पे लोग कर रहे हैं, वो तो 30 ईयर हो गया। अब अगर कोई रिसर्च वर्कर को अगली जनरेशन पे स्टडी करना है, 30 साल पे शादी हुआ, पता चला 60 साल तक में 2 ही जनरेशन आया, 2 जनरेशन का स्टडी किया, उसके बाद वो मर गया, ऐसे तो उसकी कभी स्टडी ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये कह सकते हैं सेकंड कॉज ये दिया जा सकता है कि रिसर्चर कैन स्टडीड, रिसर्च वर्कर बोल सकते हो आप, रिसर्च वर्कर या रिसर्चर बोल सकते हो, रिसर्चर कैन स्टडीड ओनली 2 to 3 या मैक्सिमम 4। अब तो मेरी एज इतनी कम हो गई कि 4 जनरेशन कहाँ, पहले के ज़माने के लोग 100 साल जीते थे तो वो पोते पर पोते को भी देख लेते थे, अब कहाँ पर पोते, अब तो पोते को देख ले वही बहुत है। तो 2 या 3 जनरेशन, मैक्सिमम 4 जनरेशन, 2 to 3 जनरेशन, या क्या कह सकते हो मैक्सिमम 4 जनरेशन्स, मैक्सिमम 4 जनरेशन। आप तो 4 आज के डेट में तो 4 करना ही इम्पॉसिबल है, 2 से 3 जनरेशन का स्टडी कर सकता है। तीसरा ये हो जाता है कि पर कपल जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये कह लो कि नंबर ऑफ स्प्रिंग का पर कपल इज स्मॉल। आजकल तो एक बेबी का प्रचलन हो गया, पता चला एक बेबी हुआ। अब हमारे पास कोई डिजीज है जो जिसकी कंडीशन क्या है, तो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब हमें रिसेसिव के लिए 4 चौथा आएगा तभी तो ये प्रेजेंट होगा, नहीं तो 3 में क्या आएगा, कैपिटल, ये तो दोनों कैपिटल हो गए, डोमिनेंट आ जाएगा। कैपिटल स्मॉल, ये भी डोमिनेंट आ जाएगा, ये भी कैपिटल स्मॉल डोमिनेंट। अब हमें इसका स्टडी करना है, चौथा बेबी तो हुआ ही नहीं, हो सकता है डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, डोमिनेंट ही हमें दिख जाए। तो पर कपल ऑफ स्प्रिंग में इतने कम हो रहे हैं, एक बेबी अब पता नहीं चलेगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर है कि रिसेसिव है। अच्छा 3-4 बेबी प्रोड्यूस करे तो भी प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें आ जाएगी, इसीलिए इस फैमिली ट्री को बनाई गई। तो ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ स्प्रिंग पर कपल इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तीसरा ये दे सकते हैं कि हर मैरिज में, एवरी मैरिज कंबाइंस एलील्स फ्रॉम 2 डिफरेंट फैमिली। अब हर मैरिज हो रही है तो पता चला कि यहाँ पे फादर का जीन है, सपोज दैट। अब जो मदर आई, ये मदर के जनरेशन्स में किस तरह का जीन आया, ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हर मैरिज एक न्यू एलील का कॉम्बिनेशन कर देता है फैमिली में, ये सिरदर्दी एक हो जाती है, हम पता नहीं कर सकते। ह्यूमन में हेट्रोजाइगस जो जीन्स है या हेट्रोजाइगस ट्रेट्स हैं वो काफ़ी रेयर हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये भी बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं हमारे ह्यूमन में, वो 3 से ज़्यादा एलील कंट्रोल करते हैं, 2 से ज़्यादा एलील कंट्रोल करते हैं। जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप है आई बी और स्मॉल आई, 3 एलील मिलकर करते हैं। स्किन कलर ABC 3 एलील मिलकर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक ट्रेट ह्यूमन में है वो मोर देन 12 पेयर ऑफ 2 एलील मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए पेडिग्री बनाई गई। 4-5 आप याद रखना, फिर से सुन लो। एक पूछ देता है कि भाई पेडिग्री एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, तो इसमें 4-5 ऑप्शन तो जरूर याद रखना। एक, जनरेशन गैप इज 22 ईयर और मोर। दूसरा, रिसर्च वर्कर कैन स्टडी 2 to 3 जनरेशन इन हिज लाइफ टाइम। तीसरा बोल सकते हो ऑफ स्प्रिंग पर कपल इज वेरी स्मॉल। चौथा दे सकते हो एवरी मैरिज कंबाइंस एलील्स फ्रॉम 2 डिफरेंट फैमिलीज। पांचवा दे सकते हो कि अभी बताया था कि हेट्रोजाइगस कैरेक्टर से, हेट्रोजाइगस ट्रेट्स आर वेरी फ्यू या रेयर, हमारे ह्यूमन में वेरी फ्यू है। उसके बाद बताया था अभी हमने कि
क्या कहते हैं इसको, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स आर गवर्नड बाई मोर देन 2 एलील्स। ये 5-6 कैरेक्टर याद रखना। ये मैंने लिख के दे दिया है नोट्स में, हालांकि अपलोड कर दिया है, उसको पढ़ लेना। तो ये कंडीशन थी फैमिली के, इसीलिए पेडिग्री की ज़रूरत पड़ी। पेडिग्री दूसरा ये भी है कि हम ग्विनिया पिग की तरह बहुत ज़्यादा ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। अगर कुछ अनवांटेड कैरेक्टर आ गए तो हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसलिए पेडिग्री की ज़रूरत पड़ी। इसमें कुछ सिंबल्स हैं पेडिग्री में, उसको ये देख लेते हैं पहले। सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री, इसमें कौन कौन से सिंबल्स हैं। एक तो अगर स्क्वायर इस तरह से बना हुआ है तो ये सिंबल होता है मेल का। अगर सर्कल है तो ये होता है फीमेल। अगर कंडीशन इस तरह से है तो सेक्स अनडिफाइंड है, अनस्पेसिफाइड सेक्स, नाइदर मेल नॉर फीमेल, पता है सबको। अगर कंडीशन ये है और इसको क्या कर रखा है, पूरा का पूरा डार्क कर रखा है, या राउंड है इसको भी पूरा का पूरा डार्क कर रखा है, या अनसस्पेक्टेड है इसको भी पूरा का पूरा डार्क कर रखा है, तो ये समझो कि ये अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड इन द सेंस दैट इनमें कोई ना कोई डिजीज़ है। इसके बाद से अगर मेल दे रखा है यहाँ पे और ये फीमेल दे रखा है, इसका मतलब होता है मेटिंग, ये मेटिंग है। अगर इसी को क्या कर रखा है, डबल लाइन के थ्रू मेटिंग दिखा रखी है, इसका मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, इसको ये बोल लो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये रिलेटिव्स में मेटिंग को दिखा रखा है। तो ये सिंबल है ये में। इसके अलावा भी है, अगर इस तरह से दे रखा है तो ये हो गया पेरेंट्स, और इसके नीचे इस तरह से दे रखा है तो ये हो गए ऑफस्प्रिंग। ये क्या हो गए, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अगर ये पेरेंट दे रखा है इस तरह से और इनको नॉर्मल और ऑफस्प्रिंग को इस तरह से डार्क कर रखा है, अभी हमने जैसे नीचे बताया था कि इस तरह से दे रखा है, तो इसको बोलेंगे पेरेंट हो गए नॉर्मल या कैरियर, और ऑफस्प्रिंग क्या हो गया, अफेक्टेड। ऑफस्प्रिंग क्या है, अफेक्टेड है। अगर इस तरह से सिंबल दे रहा है तो स्टिल डेथ, यानी कि पहले भी मर रहे थे अभी भी मर रहे हैं। अगर इस तरह से दे रखा है तो ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। अगर ऐसे ही दे रखा है तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। मोनोजाइगोटिक में एक सन तो दूसरा भी सन, एक डॉटर तो दूसरी भी डॉटर। डाइजाइगोटिक में सन और डॉटर दिखा देता है। तो ये मेन सिंबल्स हैं जो पेडिग्री में यूज होते हैं। पूरी की पूरी पेडिग्री अगर देखा जाए तो 2 रूल्स पे डिपेंड होती है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बुक में भी दे रखा है, या वीडियो पॉज करके ये बना सकते हो। ये सिंबल्स दे रखे हैं बुक्स में, वहाँ से बना लेना। इसमें मैं मेन इसकी टेक्निक बता देता हूँ कि ये पूरे के पूरे जो हैं पेडिग्री वो 2 मतलब क्या कहते हैं प्रिंसिपल पे हैं। एक तो हम एस्टीमेट लगा लें कि अगली प्रोबेबिलिटी लगा लें कि अगले ऑफस्प्रिंग क्या होगा, और दूसरा ये है कि हम उसकी अल्टरनेटिव तलाश कर सकते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि 2 कंडीशन आएगी। एक आएगा ऑटोसोमल डिजीज़, यानी कि ऑटोसोमल का मतलब क्या हो गया कि ऑटोसोम्स के ऊपर उसके जीन्स प्रेजेंट हैं, और दूसरा जो होता है डिजीज वो हो गया सेक्स क्रोमोसोमल या क्रोमोसोमल। सेक्स क्रोमोसोमल में क्या है कि उसके जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। अब ऑटोसोमल होगा तो 2 तरह का होगा, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। हेट्रोसोमल होगा या सेक्स क्रोमोसोमल होगा तो ये भी 2 होगा, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा ये भी। तो ये 2 कॉम्बिनेशन से इस दोनों में बनते हैं। अब देखो, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो शायद ही कोई जनरेशन होगा जिसको स्किप करेगा, सेल्डन स्किप देयर जनरेशन। अगर रिसेसिव है इट मस्ट स्किप 1 जनरेशन, ये एक जनरेशन को गैप जरूर करेगा, ये शायद ही किसी जनरेशन को गैप करे या हर जनरेशन में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो सपोज दैट ये मदर हो गई, फादर हो गए, ठीक है। अब अगर इनमें से मदर को यहाँ दिखा रखा है या फादर को दिखा, किसी एक को अफेक्टेड दिखा रखा है, और यहाँ सन को भी अफेक्टेड दिखा दे, डॉटर को भी अफेक्टेड दिखा दे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर इन दोनों को डोमिनेंट है, अगर इन दोनों को नॉर्मल दिखा दे ऊपर, ठीक
ठीक है। और तब यहाँ पे क्या करे, किसी एक ऑफ स्प्रिंग को क्या कर दे, अफेक्टेड दिखा दे, दोनों में से किसी एक को दिखा दे, अफेक्टेड दिखा दे। इसका मतलब ये क्या है, रिसेसिव है, यानी कि पेरेंट में नहीं है, ऑफ स्प्रिंग में आ गया। अब ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है। अब ये अफेक्टेड का मैरिज अगर नॉर्मल से हुआ तो इसके ऑफ स्प्रिंग में नहीं आएगा, ये ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल हो गई। अब इस ऑफ स्प्रिंग का फिर किसी से मैरिज हो जाए और इसके जो मतलब ऑफ स्प्रिंग हो उसमें डिजीज़ दिखा दे, तो इसमें यही होगा कि अगर एक एक जनरेशन गैप करके जाएगा तो समझो कि वो क्या है, रिसेसिव है। हर जनरेशन में अपीयर हो जाए तो समझो क्या है, डोमिनेंट है। सेक्स क्रोमोसोमल में दो तरह का होता है। अगर एक्स एक्स लिंक्ड है तब तो उसमें फीमेल में ज़्यादा कॉमन होगा। अगर एक्स एक्स जो है, एक्स लिंक्ड उसको बोलते हैं, एक्स एक्स ना कहो, एक्स लिंक्ड बोलते हैं। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो फीमेल में कॉमन होता है। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मेल में कॉमन होगा। अगर वाई पे कोई जीन है तो वो सिर्फ फादर से सन में जाएगा, डॉटर में नहीं जाएगा। अगर एक्स पे है तो सन में भी जाएगा, डॉटर में भी जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस बनती हैं। सब एक एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे कैसे कैसे ये डोमिनेंट और रिसेसिव है। एग्जाम्पल देख के देखते हैं। ऑटोसोमल में ही है। ऑटोसोमल में मान लो सपोज दैट, ऑटोसोमल में इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई अगर ऑटोसोमल डिजीज़ है, अब ऑटोसोमल डिजीज़ है और कंडीशन उसकी ये बन गई, अब इसमें तो हमें 25% ही चांस है कि ऑटोसोमल अपीयर होगा, इसमें 25% चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ हेट्रोसोमल होगा, यहाँ पे भी हेट्रोसोमल होगा, यहाँ पे भी हेट्रोसोमल, ये क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। यानी 25% चांस है, 75% चांस नहीं है। अगर इसी का मान लो, अब फैमिली ट्री इसको एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं। अगर इसी का मान लो ये ऑटोसोमल है और रिसेसिव के साथ है तो इसमें 50-50 आ जाएगा। 50% डोमिनेंट आएंगे, 50% क्या आएंगे, रिसेसिव। इसीलिए तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस कराया गया था, रिसेसिव डोमिनेंट, और ये क्या आ जाएगा, रिसेसिव आ जाएगा। अगर दोनों रिसेसिव है तब तो 100% रिसेसिव आएगा। तो इस तरह निकाल सकते हैं हम लोग पेडिग्री का। कैसे निकालते हैं ये देख लो, एक एग्जांपल देके बताते हैं। एग्जांपल में ये है, जैसे मान लो कोई डिजीज़ है, ठीक है। अब कोई डिजीज़ है जो हेट्रोसोमल कंडीशन में ही अपीयर होता है, ऑटोसोमल में अपीयर नहीं होता है, ठीक है। अब हेट्रोसोमल है, कंडीशन ये बन रही है तो अपीयर होगा। अगर कंडीशन उसकी ये बनेगी तो अपीयर नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट ये जो जीन है वो फादर का है और ये मदर का है। अब देखो क्या क्या कम्बिनेशन बनेंगे इसमें। तो कम्बिनेशन ये बनेगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर मान लो सपोज दैट ये सन बन रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही अपीयर है, यानी कि अगर इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ऊपर लिख देता हूँ, ये स्मॉल है। अब मान लो ये अफेक्टेड हो गया, कोई डिजीज है XYZ, हेट्रोसोम में ही अपीयर होगा, ऑटोसोम में अपीयर नहीं होगा। अब कंडीशन जब ये बनेगी यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, एक सन अफेक्टेड होगा। अब दूसरे डॉटर बनेगी ए स्मॉल ए नहीं होगा। एक बार बनेगा क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर एक डॉटर अगर बनेगी तो ये क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। फिर अगर एक सन बनेगा तो इसमें भी कम्बिनेशन, यहाँ कम्बिनेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ कम्बिनेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। यानी कि अगर हेट्रोसोम में अपीयर है, 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको निकाल सकते हो ना ऐसे। अगर मान लो सपोज दैट ये ए हो गया, ठीक है, और ये ए हो गया, तो एक बार कैपिटल ए स्मॉल ए एक बनेगा, फिर ये कैपिटल ए स्मॉल ए एक बनेगा, यहाँ आ जाओ स्मॉल ए, फिर ये आ जाओ स्मॉल ए बनेगा। अगर ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, तो यहाँ का एक्स आएगा ये, और यहाँ से क्या आ गया, एक्स आ गया, तो ये क्या बनेगी, डॉटर बनेगी। तो डॉटर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अफेक्टेड कर दिया एक। अब देखो दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ से एक्स आया, ठीक है। अगर एक यहाँ से एक्स आया, यहाँ से भी एक्स आया, तो ये भी क्या बनेगी, डॉटर बनेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए। प्रोबेबिलिटी है ना ये, 1 मिनट, हमने उल्टा लिख दिया है ये जीन को ही। ये मान लो सपोज दैट हमने इस जीन को क्या किया है, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे जो जीन लिखा है ना ये उल्टा लिख दिया है, यानी यहाँ पे ये जो जीन है ये है स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, फादर वाला है। ये फादर हेट्रोजाइगस है, मदर होमोजाइगस है।
और ये कंडीशन जो है यहीं पे करते हैं, रुको यहीं पे कर देते हैं इसको। मदर स्मॉल, मदर को मदर कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, ये मदर है, ये इन्फेक्टेड है। फादर स्मॉल ए और ये नॉर्मल है। अब कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। ये डॉटर है, मदर है, ठीक है, और ये क्या है, एक्स और वाई है, ठीक। अब ये एक्स यहाँ से एक्स डॉटर हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक्स और एक्स कैपिटल ए स्मॉल ए। इसको दोबारा बना देते हैं, रुक जाओ। तो इस तरह से इसको निकालेंगे। अगर कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स और वाई का तो 50% में यही जाएगा। 50% में अगर आएगा, ये देख लो, दोबारा निकाल लो इसको। मदर का है तो मदर का है यहाँ पे एक्स ले लो, और फादर का है एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक्स डॉटर, एक्स वाई सन, एक्स डॉटर, एक्स वाई सन, यानी कि 50% डॉटर होगी और 50% क्या होंगे, सन होंगे, ठीक है। तो जीन का भी कॉम्बिनेशन वही है कि अगर स्मॉल ए है मदर में, यहाँ पे कंडीशन है कैपिटल और स्मॉल है, ये स्मॉल ए है, तो इसमें आप देखेंगे तो एक बार कैपिटल और स्मॉल यहाँ आएगा तो ये एक डॉटर क्या होगी, अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। दूसरे में कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ भी आएगा तो एक सन क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। आगे का दोनों स्मॉल ए आएगा, स्मॉल ए ये भी आ गया, स्मॉल ए ये भी आ गया, ठीक है। तो दो डॉटर होगी, दो डॉटर में एक डॉटर क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई, ठीक है, और एक सन अफेक्टेड हो गया, और एक डॉटर नॉर्मल हो गई, एक सन नॉर्मल हो गया, ये हो गया। अब इनकी मैरिजेस देखा जाए, इनकी मैरिजेस आगे करके देख लेते हैं। सपोज दैट ये डॉटर है, इसकी मैरिज एक नॉर्मल सन से अगर हो जाए, ये थोड़ी सी इधर शिफ्ट करके बना लेते हैं, इसी को बना देते हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक सन है, ये नॉर्मल है, ठीक है, स्मॉल है, इसकी मैरिज किसी नॉर्मल से हो जाए जिसकी कॉम्बिनेशन क्या हो, मान लो सपोज दैट स्मॉल ए है। अब फिर इनकी ऑफ स्प्रिंग एज इट इज चलेगी, जैसे ये है, यहाँ भी वही पर बनेंगे। एक सन जो होगा वो क्या बनेगा, अफेक्टेड बनेगा, क्योंकि जीन कॉम्बिनेशन सेम आ गया। फिर यहाँ एक डॉटर बनेगी नॉर्मल, फिर एक सन बनेगा अफेक्टेड, फिर एक डॉटर बनेगी अफेक्टेड। तो इस तरह से हम फैमिली ट्री निकाल सकते हैं। ये पेरेंट हो गए, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। अब इसको फिर मैरिज अगर करा दिया जाए यहाँ तो फिर इनकी थर्ड जनरेशन। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से फैमिली ट्री से पता कर सकते हैं कि कितने % इंडिविजुअल में जाएगा। तो अगर देखा जाए तो पेरेंट में भी है, ऑफ स्प्रिंग में भी है, पेरेंट में भी है, ऑफ स्प्रिंग में भी है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, ये रिसेसिव नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। लेकिन इसी का उल्टा करके एक रिसेसिव का एग्जाम्पल दे लेते हैं। रिसेसिव का एग्जाम्पल देख लो क्या आएगा। रिसेसिव का एग्जाम्पल में अगर मान लो सपोज दैट एक डिजीज होती है जिसका नाम है हीमोफीलिया, हालांकि वो हेट्रोसोमल में आता है, सेक्स क्रोमोसोमल में आता है। अगर कोई डिजीज़ है मान लो सपोज दैट, और उस डिजीज़ में पेरेंट में नहीं है, अचानक किसी एक ऑफ स्प्रिंग में आता है, जैसे एनसीईआरटी ने दे रखा होगा एक डिजीज, एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक यहाँ एनसीईआरटी में दे रखा होगा, यहाँ पे देखो ये हर जनरेशन में दे रखा है, यहाँ पेरेंट में भी है, ऑफ स्प्रिंग में भी है, पेरेंट में भी है, ऑफ स्प्रिंग में है, तो ये डोमिनेंट है। दूसरे वाले में देखोगे पेरेंट में नहीं है, ऑफ स्प्रिंग में है, फिर पेरेंट में नहीं है, ऑफ स्प्रिंग में है, ये रिसेसिव है। तो रिसेसिव का एग्जांपल देख लो, जैसे पेरेंट में नहीं है, अब एक सन अगर है, यहाँ पे नॉर्मल दे रखा है, एक सन है उसको क्या कर रखा है, तो अफेक्टेड बना रखा है, ठीक है। तीसरा एक डॉटर को नॉर्मल कर रखा है, फिर चौथे डॉटर को क्या कर रखा है, अफेक्टेड बना रखा है। अब ये नॉर्मल डॉटर है, इसकी मैरिज एक नॉर्मल सन से कर दिया, और इसके ऑफ स्प्रिंग को क्या कर दिया, फिर अफेक्टेड बना दिया। तो इस तरह से इसके ऑफ स्प्रिंग को क्या कर रखा है, एक को तो अफेक्टेड बना दिया, ठीक है, इसको नॉर्मल बना दिया, इसको भी नॉर्मल बना दिया। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन पेरेंट है, ये पेरेंट में डिजीज़ नहीं है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। तो पेरेंट में डिजीज़ नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में आ गया। फिर यहाँ अब फर्स्ट जनरेशन इस जनरेशन के लिए पेरेंट है, सेकंड के लिए पेरेंट है, तो पेरेंट में नहीं है, ऑफ स्प्रिंग में आ गया।
तो इस तरह से ये, अगर ये जैसे पेरेंट हैं, ये यहाँ पे कर दें, अब फिर इसकी जो आगे का ऑफस्प्रिंग है अगर अफेक्टेड दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन होगा। अब थर्ड जनरेशन में भी देखो पेरेंट में नहीं है, ऑफस्प्रिंग में है, तो ये कंडीशंस होती है। इसको बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर हर में रहे तो डोमिनेंट होगा, वो हर जनरेशन में रहे तो वो डोमिनेंट होगा, एक एक जनरेशन गैप दे के जाए तो वो रिसेसिव होता है। तो इस तरह से इसमें एक चीज़ याद रखना, कोई भी दिया रहे, अगर ध्यान देना इसमें कि पेरेंट में अगर नहीं है, ऑफस्प्रिंग में है तो वो रिसेसिव होगा, पेरेंट में भी है ऑफस्प्रिंग में भी है तो डोमिनेंट होगा। अगर ऑटोसोमल होगा तो मदर का जो जीन होगा, अगर मदर अफेक्टेड है और सन और डॉटर दोनों में जा रहा है, ठीक है, तब तो वो क्या कहते हैं, हेट्रोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। अगर मदर अफेक्टेड है और मदर का कैरेक्टर डॉटर से होकर, मदर का कैरेक्टर सन के थ्रू ग्रैंड डॉटर में जा रहा है, या फादर का कैरेक्टर डॉटर के थ्रू ग्रैंड सन में जा रहा है, ये जनरली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, तो ये डोमिनेंसी के कंडीशंस मिलते हैं इसके। इस तरह इसको निकाल लेना। मेन यही याद रखना कि अगर पेरेंट में नहीं है, ऑफस्प्रिंग में है तो रिसेसिव होगा, पेरेंट ऑफस्प्रिंग दोनों में है तो वो डोमिनेंट होगा। ये मेन इसके ट्रिक्स हैं। इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उसको करा दूंगा, क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करा दूंगा, या इसमें तो दे नहीं रखा है, और भी इसकी एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही दे रखा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रखा है, 2 एग्जाम्पल दे रखा है, उसको कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको लिख करके भेज देना, या उसका मतलब पेज पे लिख करके उसको अपलोड कर दो, मैं बता दूंगा फैमिली ट्री में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही फ़ायदा होगा, और कोई नहीं होगा। जैसे हीमोफीलिया का बना सकते हो, सिकल सेल एनीमिया का बन सकता है, इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, फिनाइलकीटोन्यूरिया का बन सकता है, ये कई हैं डिजीजेज, एल्बिनिज्म का बन सकता है, कई किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की फैमिली ट्री निकाल सकते हैं। ये पेडिग्री है। इसका इम्पोर्टेंस यही है कि हम बड़े आसानी से ऑफस्प्रिंग में होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ही आदमी बैठ कर के 20 फैमिली, पूरी फैमिली ट्री यानी 20 जनरेशन्स की स्टडी कर सकता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कहाँ कहाँ जाएगा, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये इसके मेन इम्पोर्टेंस है पेडिग्री के। यही है पेडिग्री में। बाकी अगर कोई डाउट है तो लिख करके भेज देना। ओके।